जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारी इस मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में, जो कि यूपी पुलिस 2026 भर्ती के लिए चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमारा एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। तो एग्ज़ाम 8 जून, 9 जून और 10 जून को है। ठीक है, तो अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। फरवरी चल ही रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4-5 महीने का टाइम है। इसमें जी जान लगा देनी है और इस बार अपनी एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग मैथ्स के 20 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। इनको अच्छे से देखना है और तरीक़ों को अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 3 से गुणा करके बनी 10 और 200, 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा 3 से गुणा। ठीक है, 3 से गुणा, या इसी तरह से वो 5 से गुणा या 7 से या 9 से, किसी से भी पूछ सकता है, 13 से, किसी से भी A to Z कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 100 से 200 के बीच में पूछा है, तो टोटल कितने नंबर हैं? 100 से 200 के बीच में 100 नंबर हैं। क्या करना है उनको, जितने से बोले कि 5 का गुणा, 7 का गुणा, 3 का गुणा, ठीक है, उतने से भाग दे देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 33। तो ये संख्याएं कितनी, इतनी 33 संख्याएं 100 से 200 के बीच में हैं। संख्याएं 100 से 200 के बीच में हैं, जो कि 3 से विभाजित हैं या 3 की गुणज है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, अब एक 100 के बाद में पहला ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? अगर ये हम निकाल लेते हैं तो जो 100 के बाद 102 आता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर किसी संख्या की डिजिट, उनका डिजिट सम किया जाए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से संख्या भी पूरी डिविजिबल होगी। जैसे इसका डिजिट सम कितना आएगा? 3, तो 102 3 से डिविजिबल है। अब लास्ट में देख लो 200 आता है। ठीक है, 199, 198, ये 2 आएगा। इसका डिजिट 9 9 18 19, 9 1 10, एक आएगा इसका 9 8 17 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा। तो 198 लास्ट नंबर आ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर है। तो फार्मूला क्या होता है? SN बराबर N/2 A+L। ये क्या आपको इजीली इस टाइप के क्वेश्चन करने में इजी पड़ता है। ठीक है, N कितनी संख्या है? 33/2। A कितना है? 102। और L कितना है? लास्ट पद कितना है? 198। ठीक है, तो 33/2 गुणे 198 और 102 कितना हो जाएगा? 300। 2 से कट गया 150। ठीक है, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 और 4 49, 4950। 100 से 200 के बीच जितने भी 3 के गुणज हैं उनका सम आएगा 4950। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। इसी टाइप से जैसे 3 का गुणज पूछ दे, जैसे 5 के गुणज का पूछ सकता है, 7 का पूछ सकता है, किसी भी गुणज का पूछ दे तो इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, SN बराबर N/2 A+L। ए यहाँ पे जो पहला पद होगा जो 3 से गुणा, 3 का मल्टीपल होगा, और आखिरी पद जो होगा 3 का मल्टीपल, उन दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि लगातार 4 विषम संख्याएं, जैसे 6 सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं, या 8 विषम संख्याएं। जैसे यहाँ पे क्या है? 4 विषम संख्या है, तो मान लो पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? x+2, तीसरी क्या हो जाएगी? x+4, और चौथी क्या हो जाएगी? x+6। ऐसे तो क्या 4 संख्याएं पूछी, तो यहाँ से क्या बन के आ जाएगा? 4x + 2 4 6 और 6 12, 12, इसका आ जाएगा 208। तो x बराबर कितना यहाँ से आ जाएगा? 208 में से 12 गया, 96/4, कितना आ गया? 2 और 4, 24 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 24। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? x+6 बराबर 24 + 6, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इनका कितना? 4x बराबर 12, 12 इसमें से जाएगा तो 196,
x बराबर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो सबसे बड़ी सॉरी ये 96 नहीं 196 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 चक्कू 16 3 94 36 49 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 + 6 55 55 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या सबसे बढ़िया और तगड़ा चीज़ मैं अब आपको बताने चल रहा हूँ, सब इसको समझना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे जैसे 4 दे रखा है, यहाँ पे अगर 8 दे देता तो उनको लिखना मुश्किल होता है, फिर उनको जोड़ना, फिर उनको उसके बराबर के सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा कोई तरीका सीख लो कि जो कि देखते ही तुरंत ये इक्वेशन ये वाला इक्वेशन बन के आ जाए, तो इसको बस सॉल्व करना पड़े। जैसे हम यहाँ पे पूछ देता 7 संख्याएँ। ठीक है, 7 विषम संख्या है या 8 विषम संख्या है या सम संख्याएँ हो, तो सिंपली क्या करना, जितनी भी संख्याएँ हैं, ठीक है, उतनी संख्याएँ, मान लिया जैसे उसने पूछ दिया n संख्या है, n का मतलब 1 से लेके 100 तक जितनी भी संख्या है उनको क्या nx प्लस n n-1 का गुणा कर देना बराबर जो सम आएगा जो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अब n का मतलब है कि जितनी भी संख्या, मान लो जैसे उसने कहा कि 4 ही का ले लो, जैसे इसमें 4 का एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे जैसे 4 संख्याओं का था तो 4x लिख लिया प्लस 4, ठीक है, और माइनस ये प्लस का नहीं माइनस का 1 होगा, सॉरी प्लस -1। ठीक है, n-1 तो 4 और n 4 है -1 3 4 3 12, तो ये बराबर कितना 208। यहाँ से 4x प्लस 12 बराबर 208, ये इक्वेशन बन के आ गई जो कि यहाँ पे आई थी। जैसे अब इसी तरह से मान लो जैसे उसने 11 संख्याओं का पूछ दिया, 11 सम संख्या या विषम संख्या कोई सी भी, तो क्या लिख लेंगे 11x प्लस सीधा n इंटू n-1 10 बराबर जो भी सम दिया होगा। ठीक है, तो 11x प्लस 110 बराबर जो सम दिया होगा, इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। हमेशा याद रखें कितनी भी संख्या पूछे उन संख्याओं के साथ x को ले लेना। x मतलब कि जो संख्या आएगी, पहली संख्या आएगी विषम या सम, वो x हो गई, तो nx मतलब कि कितनी संख्याएं उनका मल्टीपल x से प्लस n, अब n-1 का गुणा कर देना, उतना आके बराबर उस सम के लिख देना। ठीक है, n ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना हमेशा, बहुत अच्छा है। ये जितने भी विषम और सम संख्याओं का योग और वो करके सम या बड़ी संख्या छोटी संख्या या इनका अंतर जो भी पूछे वो आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है? ठीक है, क्या है? ठीक है, तो आप लोगों को बताया था जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को या सुरंग को या ब्रिज को पार करती है तो क्या होता है, दूरी क्या ली जाती है, दूरी बराबर होती है रेलगाड़ी अब प्लस जो भी सुरंग या प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी क्या आ जाएगी 960 हो गया सुरंग प्लस x क्या मान लिया ट्रेन की लंबाई। ठीक है, अब क्या है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे चाल कितनी 35 मीटर प्रति सेकंड, 35 बराबर दूरी कितनी हो गई 960 प्लस x, समय कितना हो गया 40 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 960 प्लस x बराबर 0 4 5 20 4 3 12 और 14 से x बराबर 1400 माइनस 960। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे मैंने 0 लिख लिया, अब यहाँ 10 में से 6 गया 4, लास्ट की 2 डिजिट ऑप्शन देखेंगे, लास्ट में 2 डिजिट किस में है, लास्ट की किसकी 2 डिजिट है जिसमें कि 40 आ रहा है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो सीधा इसको मार देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे टाइम है आराम से कर सकते हैं, तो ये हो गया 4
अब यहाँ पे क्या बचा, 13 में से 9 गया 4, 440 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना, हमेशा ऑप्शन पे नज़र एक बना के ही रखनी है कि जैसे कि यहाँ पे पूछा था कि किसी ट्रेन की लंबाई, जैसे यहाँ पे 4 आया तो हमने तुरंत देखा 4 एक ही ऑप्शन में, तुरंत इसको टिक कर दिया, आगे का सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे एक एक 2-2 सेकंड एग्ज़ाम में बचाने से बहुत आगे फ़ायदा होता है। लास्ट में 2-3 मिनट वो क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो छूट जाता है, उस टाइम पे नहीं, प्रेजेंट टाइम पे नहीं क्लिक करता है, फिर वो बाद में जब हम देखते हैं तो वो आ जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, जो एग्ज़ाम देते रहते हैं लोग उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ कि पहली बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, और उसके बाद थोड़ी देर बाद में लास्ट में देखा तो तुरंत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुना कितने वर्ष में होगी। कोई राशि मान लो 100 है, वो 10 वर्ष दोगुनी हो गई, कितनी, 200 हो गई, कितना ब्याज मिल गया, 100। भाई 100 का ब्याज मिल गया, 100 थी और 10 वर्ष में दोगुनी 200 हो गई, तो कितना ब्याज मिल गया, उसको 100 ब्याज मिल गया। अब 100 ब्याज बराबर RT बराबर होता है ब्याज, रेट और टाइम का गुणा ब्याज के बराबर होता है। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया है 10, R निकाल लेंगे, ब्याज कितना है 100, तो R बराबर कितना आ गया 100/10, 10%। अब 10%, ठीक है, रेट निकल आया, रेट की वैल्यू आ गई 10%। अब कह रहा उसी दर से जो दर्द निकली है ये 10%, वह अपने से 3 गुना कितने, अब 100 से कितना हो गई 300, कितना का ब्याज बना 200 का। ठीक है, तो RT बराबर अब कितना है 200, अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना है 10, T का निकालना है 200/10, कितना आ जाएगा 20 वर्ष। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, जैसे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन डबल या 3 गुनी 4 गुनी हो, जितना गुनी, जैसे उसने डबल बोला तो कितने साल में है, तो जैसे डबल 100 का डबल 200 हो गया, कितना ब्याज, उतना जितने वर्ष दिया उसने लिख लेंगे, ये रेट आ जाएगा, फिर इधर इसको करके यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल है, इस टाइप से आपको 1-2 बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक गोला है, उसकी त्रिज्या r है, ठीक, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। अब यहाँ r कितनी बार है, 3 बार है, r×r×r। अब ये 50% की वृद्धि 3 बार होगी। ठीक है, त्रिज्या में वृद्धि हुई है 50% की, अब आयतन में वृद्धि पूछ रहा है, आयतन में वृद्धि कितनी बार होगी, 3 बार होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम 50% को क्या कर लिख सकते हैं, 1/2, कि क्या हुआ 2 से 3 हो रही है, कितनी बार हो रही है 2 से 3 बार। भाई आयतन में r कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 बार ये बढ़ेगी, तो कितनी हो गई 8 से 27, कितनी बढ़ गई 19 बढ़ गई, कितने पहले थी 8 पे, गुणे 100, 1900/8। अब इसका निकाल लो, 8 दूनी 8 तियाँ 24, 8 सत्ते 56, 8 पंच 237.5% की वृद्धि हो जाएगी। बी ऑप्शन यही इसका बेस्ट तरीका है। ठीक है, और वो वाला अगर आप करने जाओगे 50% प्लस 50% और प्लस 50-50 करके, फिर उसको क्या 2 बार आपको लगाना पड़ेगा, एक बार 2 के लिए वो फार्मूला है, 2 बार अगर किसी चीज़ में वृद्धि हो रही, मतलब यहाँ पे 3 बार का वो दिया है, तो इसमें वो फार्मूला लगाएंगे तो उसको हमको 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको ना, इस तरीके को ना अपनाते हुए इस तरीक़ों को अपनाएंगे, जो कि हमें बहुत आसानी से इजीली ये आंसर दे देगा। ठीक है, क्या करेंगे, या इसको इस टाइप से ना लिख के ऐसे, या 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया। ठीक है, ये 2 दूना 4 दूनी 8 और 9 तियाँ 27। ठीक है, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया, कितना था पहले 8 था, 8 से 19 बढ़ा, कितने परसेंटेज निकालने के लिए 1900/8 बराबर 237.5 आ जाएगा, परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद का व्यय ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन बताया, जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। कह रहा है 4 था पहले, अब कितना हो गया, 5 हो गया। 25% क्या हो गया, बढ़ गया, तो 4 से 5 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि कहते हैं ना, दाम या प्राइस किसी चीज़ के अगर हम व्युत्क्रमानुपाती होती है उसकी क्वांटिटी या मात्रा के। अब जैसे प्राइस बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब मात्रा कम हो। मात्रा कम हो जाएगी तो प्राइस बड़ा होगा, तो मात्रा कम मिलेगी, और मात्रा जब ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये इनका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ये 4 से 5 हो गया, तो मात्रा में 5 से 4 का कमी हो जाएगा। अब 5 से 4 की कमी हो गई तो कितनी कमी, 1 की कमी होगी, कितने पे, 5 पे। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोई 25% बढ़ता है, ठीक, 1/4, तो ये कम कितना होगा, 20%। यह 20% बढ़ता है तो 16.66% कम होगा। ये हमेशा एक दूसरे क्यों चलता है ऐसा, क्योंकि 1/4 है ना, ये 4 से 5 होता है, फिर कम कितना होगा, तो 5 से ये कम होगा, तो 5 आते वो 1/5 आ जाता है नीचे, तो वो 20% कम हो जाता है। ठीक है, ये आपको आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये 4 से 5 रेट बढ़ गया तो उसकी जो खपत है उसको 5 से 4 करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 छात्रों की कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 65 किग्रा है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 किग्रा है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है। इसको मैं 2 तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। पहला तरीका है बेसिक, 65 छात्र हैं, उनका औसत वजन है 64, 65 × 64, टोटल वो हो गया। ठीक है, अब लड़कियों की कितनी है, 39, उनका औसत वजन है 60, तो 39 × 60 प्लस, ठीक है, अब 65 टोटल हैं, 39 लड़कियां होंगी, लड़के कितने बच्चे, 25 1 26 गुणे औसत वजन x मान लो लड़कों का। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या, 65 और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 24, 26, 6 × 30, 4 × 36 और 3 39, तो कितना हो गया, 0 6 9 2 11 3 1 4, 41 60, ये आ गया 41 और 60। अब ये कितना बनेगा, 0 6 9 54, 6 3 18 और 5 23 प्लस 26x। अब क्या हो गया, 26x बराबर आ जाएगा 4160 माइनस 2340। अब इससे इसको कटा दो, 0 2 11 में से 3 गया 8, 1820, x बराबर आ जाएगा 1820/26। 13 से काट दे, 13 × 13 चक्कू, 13 दूनी 2 7 0, 70 औसत आ जाएगा लड़कों का। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, एलिगेशन का तरीका होता है। एलिगेशन का मतलब है कि पूरे का पता, एक चीज़ का पता, तो दूसरी चीज़ को हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, पूरा कितना है 64, तो इसको क्या लिख लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं 65 से, तो 39 लड़कियाँ। ठीक है, लड़कियाँ और लड़कों का अनुपात कितना है, 39 लड़के हैं 26 लड़कियाँ, तो 13 से कट गया, 3:2 है, तो इसको अनुपात को नीचे लिख लेते हैं 3:2। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है लड़कियों का औसत वजन कितना है, 60 है, तो 60 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको इससे माइनस करेंगे, अंतर इनका निकालेंगे। ये ध्यान रखना, अगर ये इससे छोटा है तो ये संख्या इससे बड़ी होगी हमेशा। ये चीज़ इसका नियम है
ये संख्या अगर इससे छोटी है ये एक, तो ये दूसरी वाली इससे बड़ी होगी, तभी तराजू बैलेंस करेगा। ठीक है, इस टाइप ये तराजू के टाइप का काम करता है, हमेशा इसको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, तो ये 64 में से 60 गया तो कितना बचा, 4। 2 की वैल्यू 4 है। ठीक है, 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो 64 में कितना जोड़ेंगे, 6, तो कितना आ जाएगा, 70। 70 kg इनका औसत वजन निकल के आ जाएगा। यहाँ से इजीली आपको कुछ नहीं करना था, 2 मिनट 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, 60 यहाँ निकला लड़कियों का, हमको लड़कों का निकालना था। टोटल ओवरऑल 64 था, लड़कों में अनुपात कितना था, 3:2। तो ये 60 64 और इनका अंतर कितना, 4 है। एक्चुअल में कितना अंतर है, 2। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 4। 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 की वैल्यू 6 है। तो यहाँ एक्चुअल में 6 वैल्यू है, तो 64 है, तो इसमें 64 में 6 जुड़ जाएगा तो 70 आ जाएगा। तो 70 ही इसका लड़कों का औसत वजन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई तो सही औसत क्या होगा। ठीक है, मान लो 10 संख्याएं थीं, उनका औसत था 30। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, गणना के समय क्या 69 के बजाय गलती 36 ले ली गई। लेना हमको था 69, ये लेना था, ले क्या लिए हमने, 36। तो 36 ले लेंगे तो भाई एवरेज कम रह गया ये। ठीक है, 69 की जगह अगर 36 ले लेंगे तो कितने का अंतर है ये, 3, 33 का, 33 पॉइंट्स का अंतर आ गया। तो ये इसका एवरेज कम रह जाएगा। अब ये 33 पॉइंट एक्स्ट्रा और होने चाहिए थे, किसके पास, 10 लोगों के पास। 10 संख्या है तो 10 लोग हैं, तो 33 को 10 लोगों में डिवाइड कर देंगे तो 3.33। तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 30 + 3.3 बराबर 33.33। 33.3 इसका एवरेज होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को फिर से बता दूं कि 10 संख्या थी, उनका औसत कितना था, 30। ठीक है, अब चलो इस तरह से, ये तो एडवांस तरीका ऐसे करना एग्ज़ाम में। दूसरा तरीका क्या, 30 हो गया, ठीक है, 300 हो गया इनका, 10 संख्याओं का औसत इतना है, इनका टोटल वैल्यू कितना, 300 हो गया। यहाँ पे क्या, गणना के समय 69 की जगह 36 लिख गया, यहाँ पे 36 लिख गया, लिखना कितना था, 69। कितना और लिखना है, 33 और लिखना है, तो 33 और लिख दिया। टोटल कितना हो गया, 333 हो गया। अब ये कितने लोगों में बटा है, 10 लोगों में, तो सिंपली 33.3 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, ये भी तरीका सही है। जैसे कि यहाँ से 30 था, 36 ले ली, तो कितना कम लिया, 33। अब 33 कितने लोगों में बंटना होगा, 10 लोगों में, 3.3, 30 में सीधा 3.3 जोड़ देंगे तो 10 लोगों में एक्चुअल औसत कितना निकल के आएगा, 33.33। ठीक है, दोनों तरीके आप लोगों को आई होप समझ आ गया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के 150 छात्र हैं, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती आप लोगों को पता होना चाहिए। मध्यानुपाती का मतलब है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है, मध्यानुपाती का मतलब होता है √AB। यह तृतीयानुपाती 1 रहता है, तृतीयानुपाती होता है B²/A। ठीक है, अब टोटल कितने, 150 छात्र हैं, अनुपात कितना है, 4x और 5x, या सिंपली 5 ले लेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30। तो लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए 120, लड़कियां हो गई 30। इनका मध्यानुपाती लेंगे 120 × 30, तो ये 100 बन जाएगा। 12 को 4 × 3 लिख लेंगे, 100 को बाहर लेंगे 10, 4 को बाहर लेंगे 2, 3 को एक बार ले लेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 बराबर 60। 60 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मध्यानुपाती इनका 60 होगा। ठीक है, कैसे, इनका देखो 150 छात्र हैं, 4:1 में है। ठीक है,
तो ये 120 लड़के हो गए, 130 लड़कियां हो गई। अब इनका मध्यानुपाती निकालेगा, अंडर रूट इनका वर्गमूल ले लेंगे, दोनों को गुणा करके इनका मध्यानुपात निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, तृतीय अनुपाती होता है b² a। अब यहाँ पे b कितना है 15, a कितना है 9। ठीक है, ये b हो गया, ये a हो गया, तो 15²/9। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225/9। तो 9 दूनी 18, 9 पना 45। तो इसका तृतीय अनुपाती कितना आ जाएगा 25। सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को, 11वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविज़न दोनों प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे भाई एक दुकानदार है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, वो क्या 30वें ग्राहक को गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, अब 100वें को टीवी दे रहा है, तो कौन सा ऐसा लकी ग्राहक होगा जिसको दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 100 × 3, चूँकि यहाँ 30 को क्या लिखेंगे 10 × 3 लिखेंगे। अब 10 100 में आ चुका है तो 300, 300वां ऐसा नंबर होगा, ऐसा ग्राहक होगा जिसको कि दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है भाई, वो 30 के भी उस 30वां ग्राहक भी होगा वो, और वो 100वां ग्राहक भी होगा। जैसे 30 से डिविजिबल होगा तो 30वां ग्राहक भी होगा, 100 से भी डिविजिबल होगा तो 100वां ग्राहक भी होगा। तो 300वां ग्राहक ऐसा होगा जिसको गिफ्ट कूपन और टेलीविज़न दोनों मिलेंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा करते सबसे छोटा गुणज, 13 का गुणज मतलब 13 से डिविजिबल भी हो सबसे छोटा, और इनसे जब उसको भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो। तो सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 8 × 7 × 3, 6 में 2 और 3 होता है, तो 2 इसमें 8 में आ चुका तो केवल 3 लेंगे, × 5, 4 पहले आ चुका 8 में। ठीक है, 8 × 5 = 40 × 35 बराबर 70, 140, नहीं सॉरी 5 चक्कू 5 4 पंचे 20, 4 12 और 2 14, 14 से कितना है 4, 5, 6, 7, 8, 8 ले लिया, 6 ले लिया, 3, 5। ठीक, 8 × 5 = 40, 7 × 3 = 21, सॉरी ये 35 नहीं, 7 × 3 = 21 होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 0, 4 × 4 840। अब इस 840 को, ये थोड़ा लेंदी रहता है क्वेश्चन, इसको एक दो बार आप अच्छे से करेंगे तो बनने लगेगा। ठीक है, अब 840 को इस टाइप में लिखते हैं, 840 के + 2 / 13। ये लिख रहे 840 के + 2। अब ये 840 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इन सब से डिविजिबल है और 2 शेषफल बचा, लेकिन इस संख्या को हमको ऐसी बनानी है जो 13 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसको हम 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 × 3 = 78, बचा कितना 6, 13 × 5 नहीं 13 चक्कू 52, 64 के प्लस कितना बच गया 13 चक्कू 52 और 60, 8 के + 2, इतना तो ये 13 से डिविजिबल हो गया। अब इसको करना है हमको 13 से डिविजिबल। ठीक है, 8 के + 2, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, 1 हम रखेंगे तो कितना आएगा 8 × 1 = 8, 10, 13 से डिविजिबल नहीं है।
8 का 2 रखेंगे, जब 1 रखेंगे 2 रखेंगे यहाँ से, 8 गुणे 2, 2 8 दूनी 16 और 18, ये भी 13 से डिविजिबल नहीं। फिर 3 रखेंगे, 8 3 24 प्लस 2 26, ये 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 जो है 3 जो है के की वैल्यू यहाँ से के की वैल्यू निकालने के लिए हमने इतना इसको इजी बना लिया यहाँ से। इसमें क्या इसमें हम के की वैल्यू रखते जाएंगे तो ये लेंदी होता जाएगा, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमने 13 का पहले जितना भी भाग डिवाइड हो रहा था उसको अलग कर लिया, और जितना भाग बच गया क्योंकि जो भाग बच गया जो डिविजिबल नहीं है उसको हम हिट करके उसको वैल्यू रख के उसको हम देख लेते हैं किस पे ये डिवाइड 13 के किस मान के लिए ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो के 3 रखने पर ये के से डिविजिबल हो जाएगा। तो 840 गुणे 3 प्लस 2, अब ये संख्या क्या आ गई 0, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 3 चक्कू 12, 3 8 24 और 25 प्लस 2 25 22, वो संख्या है जो कि 13 से पूरे डिविजिबल है। ठीक है, और उसको 4 5 6 7 8 से भाग देने पे 2 शेषफल बचेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही रहो। ठीक है, देख सकते हैं आपको ये हम इससे आप जैसे मान लो 6 से इसको देख लो, भाग कर 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 बच गया। ठीक है, 8 से कर लो, 8 3 24, 8 1 8, 8 1 8, 8 3 24 बचा 1, 8 1 8 4, 8 5 40, 2 बच गया। ठीक है, तो और ये 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले क्या करना है, जिससे भाग देने की बात करें उनका एलसीएम लेना है, फिर उसको इस फॉर्म में लिख लेना है, वो नंबर इंटू के प्लस जितना शेषफल बटे 13, मतलब कि ये 13 से डिविजिबल भी हो जाए और 2 शेषफल भी बच जाए। ठीक है, तो फिर क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना इसमें भाग 13 का जहाँ तक जाएगा उतना अलग निकाल लेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको प्लस 2 करके ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर के की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 2 3 4, जिस पे सेटिस्फाई कर जाएगा 13 से डिविजिबल, या जिस संख्या से डिविजिबल बताएगा उस संख्या से डिविजिबल होगी ना, तो वहाँ पे हम उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। तो उस वैल्यू को जैसे 1 2 2 पे जैसे सेटिस्फाई, तो 2 हम यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे। अब जो नंबर आएगा वही ऐसा नंबर होगा जो कि उसका गुणज भी होगा, और उस संख्या को इन सबसे भाग देने पे जो शेषफल बचता है वो शेषफल भी बचेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कौन है। ठीक है, ये तो कोई संख्या एक व्युत्क्रम और उसका एक ही संख्या है, एक और एक का व्युत्क्रम एक, उसी का योग 2 हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिसका योग और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी होगी। ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसको कह रहा है कि ए 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। ठीक है, तो होगी। अब यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, माना बी की वर्तमान आयु, इसकी लैंग्वेज में आप फंस जाओगे, बहुत खतरनाक दे रखा है, वर्तमान आयु कितना x वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है चूंकि ए क्या है बी से 9 साल छोटा है तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु x माइनस 9। भाई कह रहा है ए बी से 9 साल छोटा है, ठीक है, तो x माइनस 9 हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद 10 वर्ष में मतलब 10 वर्ष में ए की मतलब कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष में या 10 वर्ष बाद, इसका एक ही मतलब है। ठीक है,
10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, x-9 प्लस 10, भाई जुड़ जाएगी ना तो x+1 हो जाएगी। ठीक है। अब 10 वर्ष पहले, यहाँ पे 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी थी, तो 10 साल पहले बी की उम्र, बी की उम्र वर्तमान कितनी x है, तो 10 साल पहले कितनी x-10 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहले बी की उम्र से दुगनी हो जाएगी, x+1 x-10। किसकी उम्र, पहले बी की उम्र से दुगनी, ए की, तो क्या करेंगे यहाँ पे बी की उम्र को हम दुगनी कर देंगे। ठीक है। तो x+1 बराबर 2x माइनस 20, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर आ जाएगा 21। क्या पूछा था हमसे, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु होगी x बराबर 21 वर्ष। ठीक है। x की वैल्यू निकल आई। अब x ही हमने मानी थी बी की वर्तमान आयु। ठीक है। तो वर्तमान आयु बी की कितनी, 21 वर्ष है, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आएगा। तो ये चीज़ पता नहीं इसमें पुलिस में देता है कि नहीं, यूपी पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन ई का ऑप्शन जिसमें होता है नन ऑफ दीज या नन ऑफ एबव में बहुत कन्फ्यूजन करता है कभी कभी ये क्वेश्चन, क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा, चूँकि इतनी छोटी छोटी उम्र दी हैं जो कि नहीं हो सकती हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको ये पता भी चल गया कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। अब इसको एक बार और समझ लो, शायद नहीं। कह रहा है कि बी 10 वर्ष बाद में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। अब यदि ए बी से, अब यदि ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है, मतलब बी की वर्तमान आयु मैंने x मान ली। अब ए की वर्तमान कितनी हो जाएगी, x-1। कह रहा है ए जो है बी से 9 साल छोटा है, ये 9 साल छोटा हो गया। ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद ए की उम्र, 10 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान उम्र कितनी, x-9 है, 10 साल बाद 10 जुड़ जाएगी तो x+1 हो जाएगी। 10 साल पहले बी की उम्र से, 10 साल पहले बी की उम्र कितनी हो जाएगी, x थी वर्तमान, पहले कितनी हो जाएगी x-10, 10 माइनस कर देंगे, दुगनी होगी, बी की उम्र दुगनी होगी। ठीक है। तो x+1 और दोगुनी बी की होगी x-10। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x ही हमने माना था बी की वर्तमान आयु, तो 21 वर्ष इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया और फिर काम छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा किया, बी किसी काम को 15 दिन में कार्य किया, पूरा किया। इनका एलसीएम ले लिया, 18 और 15 का 90। ठीक है। 18 से इसको भाग देंगे, 18×5, 15 से इसको भाग देंगे, 15×6। बी इस पर 10 दिन काम किया, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो बी ने 10 दिन तक काम किया, इस पर 6 की एफिशिएंसी कितना काम कर दिया, 60। टोटल काम कितना था, 90 माइनस 60, बचा कितना काम, 30। 30 काम ए अकेला अब कितने दिन में, 30 काम है, एक दिन में 5 कर रहा है, तो 30 काम को कितने दिन में, 6 दिन में। 6 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। ये तरीका तो आपको समझ गया। 10 दिन तक बी कार्य कितना करेगा, भाई एक दिन में 6 कर रहा है तो 10 दिन में 60 करेगा। टोटल काम कितना था, ये 90 था, 90 में से 60 गया, कितना बचा, 30। अब 30 कार्य को ए अकेला करेगा, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 5 की एफिशिएंसी 30 काम को ख़त्म करने उसको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। इसका क्वेश्चन, ठीक है, 10 पारियों का औसत रन, 10 पारी औसत कितना, 32, मतलब कि उसके 320 रन है 10 पारियों। अगली एक पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। 32 से कितनी हो जाए, 32 हो जाए 36, भाई 4 बढ़ गया। अब पारी कितनी हो जाएंगी, 11, कितनी हो गया, 11×4 11×3 = 33 और 6 39, 396। कितने रन बनाए,
ये इससे कितना हो गया 76 रन। 76 रन एक्स्ट्रा बनाएगा 11वीं पारी में, तब उसका 4 रन औसत बढ़ जाएगा। अब इसमें अब दूसरा तरीका क्या है कि 10 पारियों में उसने 32 रन उसका औसत है, ठीक है। अब उसका 4 रन औसत बढ़ाना है, 32 से कितना 36 करना है, ठीक है। तो 11वीं पारियों में, तो 11वीं पारी 11 पारियों में 36 करना है, तो 11वीं पारियों में कितना होगा, 11 पारियों में 36 11 देखो ये 36 तो हो ही गया, ठीक है। प्लस उसको 4 4 10 इन पारियों के और रन बढ़ाने हैं, तभी वो टोटल 11 पारियों के 4 बढ़ा पाएगा। भाई इतने एक्स्ट्रा रन वो बनाएगा तभी पूरी 11 पारियों का 4 4 बढ़ पाएगा। अब उसने 36 औसत करने के लिए 11 उसका 36 हो गया। अब इन 10 पारियों का भी उसको 4 4 बढ़ाना है, तो 10 पारियों में 4 4 बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो टोटल कितना हो जाएगा 36 और 40 76, ठीक है। तो 76 रन वो 11वीं पारी में बनाएगा, तो उसका औसत 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम के बांट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये शायद 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम देने का दावा करता है, लेकिन देता कितना है 960 ही ग्राम देता है। कितने का मार लिया उसने 40 ग्राम का, कितना दिया 960 ग्राम। बस यही इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतना ही बस कितना दिया बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ से 0 कट गया, सॉरी ये यहीं रहेगा 400/96। 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 4 चक्कू 100/24, ठीक है। 24 चक्के 96 बचा 4, 24 सेकंड 6, 4.16% उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि खेत की बाड़ लगाने की लागत 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 800 है, तो खेत की चौड़ाई मीटर में क्या है, ठीक है। मान लो उसकी चौड़ाई x है और l उसका क्या हो जाएगा x + 20। भाई चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है x + 20 हो जाएगी, 20 मीटर अधिक है। अब कह रहा इसमें मेन क्वेश्चन में मेन समझने वाली बात है 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 8 रुपये है, ठीक है। तो 5 रुपये 800 रुपये है, तो ठीक है। तो कितना मीटर हुआ है, तो 800/5 बराबर 5 एकन 5 5 160 मीटर है, जिसको 5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जब वो कराएगा तो 800 रुपये लगेगा। 160 मीटर इसका क्या हो गया, बाड़ लगाएगा तार लगाएगा कुछ भी लगाएगा, तो उसका मतलब कि उसका परिमाप हो गया, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 160। 2x + 20 बराबर 160, या यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2x + 20 बराबर 80। 2 से इसको भाग दे देंगे 8, 80 आ जाएगा। या 2x बराबर आ जाएगा 80 - 20, x बराबर आ जाएगा 60/2 बराबर 30। x क्या है, इसकी चौड़ाई आ गई, खेत की चौड़ाई x बराबर 30 मीटर, खेत की चौड़ाई पूछी थी जो कि 30 मीटर है, ठीक है। इसमें ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखना, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 8 रुपये में, तो कितना मीटर है, तो इसको 800 को 5 से भाग दे देंगे तो 160 मीटर टोटल उसका परिमाप है, जिसको कि 5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसने लगवाया, तो 800 रुपये खर्च हुआ, ठीक है। तो कितना उसका परिमाप हो जाएगा 160, ना कि 800 लिख देना, ठीक है। 160 मीटर का परिमाप है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर लंबाई पूछी होती तो x + 20 बराबर 50 हो जाती, 50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। दोनों में पास होने वाले छात्रों के जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले लिख लेना 35%, ये ध्यान रखना फेल हुए,
फिर क्या अंग्रेजी में फेल हुए, फिर फेल फेल जोड़ लिए 45। फिर क्या करेंगे, जो दोनों में फेल होगा, दोनों विषयों में, यहाँ पे अगर पास कर देता, मान लो 80% दोनों विषयों में पास हो जाए, तो यहाँ पे जब फेल फेल की बात हो रही है तो फेल फेल वाले को ही इससे माइनस करेंगे। तो 20% दोनों में फेल हुए, तो यहाँ से 20 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 70 80 माइनस 20 बराबर 60। 60% क्या दोनों में फेल हुए कुल मिला के, ठीक है। तो दोनों विषयों में पास कितने हुए, टोटल कितना होता है 100%। 60% फेल हो गए, तो बचा कितना 40% दोनों में पास। सी ऑप्शन इसका सही है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर पास पास दिया हो, ठीक है, तो उनको जोड़ लेंगे। और दोनों में क्या, जैसे यहाँ पे कभी कभी क्या फेल दे देगा या पास दे देगा, जब पास दे देगा तो उसको फेल में बदल लेना है 100 से माइनस करके। जो है पास दिया हो, यहाँ पे फेल दिया ही है ऑलरेडी, अगर फेल पूरे में है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको ऑप्शन से ले लेंगे। 172 को लेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ये सही नहीं। 80 लेंगे, 80 अगर उसका सीपी है, 80% इसका कितना हो जाएगा 64। 64 तो ये कितना 144 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 90 लेंगे, 90 का 9 81, 90% कितना हो जाएगा 1 17 171, ये भी सही नहीं है। 60 का 36 प्लस 36, तो ये कितना होगा 6 9 96, ये भी सही नहीं। बी ऑप्शन इसका सही है। अब इसका तरीका एक तरह अगर है तो मान लो कि कोई जैसे 100 रुपये का वस्तु है, ठीक है, उतने का प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। अब इतने प्रतिशत का उसको लाभ होता है, 100% का लाभ, तो 200 की हो गया, ठीक है। तो 144 की वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू निकालनी। इसको अगर बेसिक से जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स मान लो उसकी सीपी कितना है, एक्स है, X% का उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो एक्स प्लस एक्स का X% 100 बराबर 144। तो क्या ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 114। इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन से जाएंगे तो फट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आज करा दिए हैं, ठीक है। अब बाकी जो भी किसी को डाउट दिक्कत जो भी हो वो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। जय हिंद सभी को।